नमस्कार। हिंदी टॉकीज में आपका स्वागत है। आज हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर सत्याग्रह फिल्म का रिव्यू। सत्य का ये अहिंसा पूर्वक आग्रह है। इसका इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में कितनी बार हुआ है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँचा ये हम सब जानते हैं। साथ ही इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि इस कुर्सी से न जाने क्या हो जाता है। आदमी युधिष्ठिर बनकर आता है, धृतराष्ट्र हो जाता है। कुछ ऐसे ही प्रश्नों से जूझती उलझती है कहानी सत्याग्रह की। और जानते हैं इस फिल्म के बारे में थोड़े बेहतर तरीके से और बारीकी से, जो टेक्निकली जो हम जिसे कहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या होता है जब एक फिल्म बनकर पर्दे पर आती है, उसे हमें बताएंगे हमारे अनुभवी फिल्म समीक्षक दैनिक जागरण के अजय ब्रह्मात्म जी। नमस्कार अजय जी, मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े कलाकार हैं फिल्म में, तो फिल्म जो सोच कर चले थे निर्देशक प्रकाश झा, आपको क्या लगता है कि वही फिल्म पर्दे तक पहुंची है? मेरे ख्याल में हमेशा जो फिल्म पर्दे पे आती है हमें बात उसी पर करनी चाहिए, तो उसके अलावा उसमें क्या हुआ, कैसे क्या बदलाव आ गए या किन चीज़ों में परिवर्तन हुआ, उन पर बात करना, वो बिहाइंड द सीन्स या कभी फिल्म के बारे में अलग से विस्तार में लिखना हो तो उस पर बातें की जा सकती हैं। फिलहाल जो फिल्म हमारे सामने है, जो प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह, उसमें जो अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, करीना, अर्जुन रामपाल, अमृता राव, इन लोगों के मुख्य किरदार यही हैं। उसके अलावा छोटे छोटे किरदार भी उन्होंने दिए हैं। प्रकाश झा की फिल्मों में हमेशा से एक सामाजिक संदर्भ रहता है। सामाजिक संदर्भ के रहने के साथ साथ उसमें एक पॉलिटिकल अंडरटोन भी रहता है। और कहीं न कहीं उनकी फिल्में शुरू से, जब अपहरण हो या उसके पहले से भी, प्रशासन के सवाल को उठाती रही हैं। प्रशासन का मुद्दा उनकी फिल्म में कहा नहीं जाता है कि वो प्रशासन के खिलाफ जा रही है फिल्म उनके, या प्रशासन पर उंगलियां उठा रही है या प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। वो जो भी विषय उठाते हैं उस विषय का कहीं न कहीं संपर्क या संबंध तो प्रशासन से होता है। और प्रशासन भी जो अच्छा प्रशासन नहीं है, जो सुशासन वाली बात है, सुशासन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुशासन है, और उस कुशासन की वजह से ये सारी चीज़ दिक्कतें पैदा हो रही हैं। चाहे वो अपहरण का मामला हो, चाहे वो गंगा जल का मामला हो, इस फिल्म में भ्रष्टाचार का मामला है। उसके पहले आरक्षण का भी मामला हमने देखा है। तो इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सटीक तरीके से और अपनी लिमिटेशन में, जो फिल्म की अपनी लिमिटेशन होती है, क्योंकि ये कोई वो एकेडमिक पेपर तो नहीं लिख रहे थे और न कोई किताब लिख रहे थे और न उन्हें भ्रष्टाचार पे कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो एक मनोरंजक तरीके से जो भी संभव था वो प्रकाश झा ने की है। जो चीज़ मुझे लगी कि जो उन्होंने दिया है, दिखाया है कि इतनी जल्दी इतनी जनता एक साथ आ जाती है, मीडिया तैयार हो जाता है। क्या चीज़ें इतनी आसान होती हैं वास्तव में? अगर फिल्म में ही देखें तो फिल्म में ही इसके वो थोड़े से सूत्र भी दिए गए हैं। जब अजय देवगन जो आंदोलन खड़ा कर रहा है, हाँ, कॉर्पोरेट है वो, नहीं उसके पहले जब आंदोलन खड़ा कर रहा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ढंग से वो शूट करता है, जब वो कहता है कि अच्छा ये 5 लोग निकल फिर से 5 लोग आ गए तो दूसरा तो क्राउड ज़्यादा लगेगा। और जब करीना आती है उसके कहने पर बहकावे में आके, जब खुद भी देखती है तो उसको झटका लगता है। बहुत संकेत में प्रकाश झा ने बताया है कि सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू जो ज़मीनी सच्चाई है उसको कितना बड़ा बना के पर्दे पे दिखाया जा सकता है या लोगों के सामने लाया जा सकता है। देखें तो इस फिल्म का आंदोलन भी वैसे ही झूठ से शुरू होता है, और वैसे झूठ से शुरू होकर के, लेकिन चूंकि जनता उसके साथ जुड़ जाती है तो फिर वो एक सच में तब्दील होता है। ये बात कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन के समय भी सच रही, उसके बाद केजरीवाल के आंदोलन के समय भी सच रही, उसके पहले के आंदोलन में, ये सोशल मीडिया नेटवर्क के पहले के जो आंदोलन हुए हैं उसमें ऐसी सच्चाई नहीं दिखती या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ये सोशल मीडिया नेटवर्क के बाद बनी हुई फिल्म है, इसलिए वो सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए जो सच और झूठ वाली बात कही, या इतना जल्दी इसका बड़ा हो जाना, इतना जल्दी बड़ा हो जाना सोशल मीडिया नेटवर्क, टीवी, मीडिया, इन चीज़ों का असर है जिसकी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा होता है। हमने वास्तविक ज़िंदगी में भी देखा और पर्दे पे भी देखा। उनका परिणाम क्या होता है वो पर्दे पर भी साफ दिखता है कि क्या हुआ, और वास्तविक जिंदगी में तो वो फेल हो ही गया था। लेकिन मुझे लगता है मनोज वाजपेयी ने विलेन की परिभाषा जो है पोर्ट्रे करने की, वो बदली है। लेकिन मनोज वाजपेयी इतने उम्दा अभिनेता हैं और लगातार, और खास करके प्रकाश झा की फिल्मों में
लगातार जिस ढंग के वो रोल कर रहे हैं, हमेशा नेगेटिव ही कर रहे हैं वो। और इस बार उन्होंने इस नेगेटिव किरदार को थोड़ा सा कॉमिकल भी रखा है, लेकिन ये कॉमिकल वैसा नहीं है जो परेश रावल हुआ करते थे या दूसरे लोग हुआ करते थे, जहाँ पे कॉमेडी फुहड़ हो जाती थी। उनके पूरे व्यक्तित्व में एक वो दिखाई पड़ता है, एक हास्यास्पद कुछ व्यवहार है उनका, लेकिन किरदार गिरता नहीं है, किरदार गिरता नहीं है। और कहीं भी संवाद भी उनको ऐसे नहीं दिए गए हैं जो फुहड़ लगे हैं। वो हमेशा अपनी साजिश में लगा हुआ है, अपनी तिकड़म में लगा हुआ है, और एक बहुत ही विचित्र और प्रभावशाली हंसी है मनोज बाजपेयी की, जो कुछ एक फिल्मों में कभी कभी आती है, जिसमें न वो अट्टहास करते हैं न वो मुस्कुराते हैं। एक अजीब सी शैतान मुस्कुराहट जो होती है, कुटिल जिसे कहते हैं, कुटिल हंसी जो है, जहाँ पे अपने जीतने की और दूसरे के हारने की बात होती है, वो मनोज बाजपेयी ने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। अर्जुन रामपाल को मुझे लगता है कि थोड़ा रोल और दिया जाना चाहिए था। अब ये कहना कि उनको क्या करना चाहिए था, मैं हमेशा इस बात के विरोधी रहा हूँ कि निर्देशक को क्या करना चाहिए था, उस कैरेक्टर को और थोड़ा सा डेवलप किया जा सकता था। उस किरदार को लेके भी एक सवाल उठता है कि जो किरदार अपनी गुंडागर्दी की वजह से कॉलेज से निष्कासित हो चुका है, वो वही किरदार बाद में हो सकता है जिंदगी में परिवर्तन आ गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और इतने बड़े कॉज के लिए द्वारिका आनंद के साथ चला उनके प्रति इज्जत, द्वारिका जी के प्रति तो ये आ जाता है। तो जिंदगी में भी ऐसे किस्से होते रहते हैं, लोगों का हृदय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो उस कैरेक्टर के साथ वो दुविधा दिखती है, तो शायद इसी वजह से उसको ज़्यादा उभारने का मौका भी नहीं मिल पाया लेखक निर्देशक को। करीना कपूर का मैं कहूँगी मुझे अच्छी लगी हूँ एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि कई बार मुझे लगा उनकी फिल्मों में उन्हें ऐसे किरदार नहीं दिए जाते जिसका अपना कोई अस्तित्व हो, पर इसमें उन्हें एक कैरेक्टर दिया गया जो वो अपनी एक सोच रखती है, और यहाँ तक कि उससे भी मुखालफत कर बैठती है जिससे वो प्यार करती है। करीना एक बेहतरीन अभिनेत्री, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यही शिकायत रही है कि वो अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं करती और फिल्मों को उतना ध्यान नहीं देती हैं, और जो ध्यान न देने की बात कह रहा हूँ मैं, वो इस फिल्म में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ये बाएं हाथ का काम है। जिस ढंग का कैरेक्टर उनको मिला है ना, उस कैरेक्टर से ज़्यादा द्वंद्व वाले किरदारों को वो निभा सकती हैं, या उन्होंने पहले किया है फिल्मों में। इस फिल्म में एक किरदार यास्मीन अहमद उनको मिला है जो इस आंदोलन से सहानुभूति रखता है और साथ ही अजय से प्रेम भी करता है वो। तो उस किरदार को उन्होंने उस किरदार की अपनी दुविधाएं हैं उसको सामने रखा है उन्होंने, और जहाँ भी ज़रूरत हुआ है, मतलब एक जो आप सही कह रही हैं कि अमूमन हिंदी फिल्मों में ऐसी महिला किरदार नहीं होती हैं जिनका अपना कोई स्टैंड होता है। वो हमेशा या तो हीरो के पिछलग्गू बनी रहती हैं वो, या विलेन उनको तंग करता रहता है, शो पीस रहती हैं, लेकिन वो हैं प्रमुख हैं। और ज़्यादा प्रमुख तब होती जब फिल्म की कहानी उनके हिसाब से बदलती। होता क्या है कि महिलाओं के किरदार पर हमेशा ध्यान इस बात की देने की ज़रूरत है कि कोई भी फिल्म में महिला तभी महत्वपूर्ण होती है जब फिल्म की कहानी महिला के किसी एक डिसीजन से आगे बढ़ती है या मुड़ती है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, मुझे दोनों के कुछ शॉट्स बहुत अच्छे लगे। मैं इतना नहीं टेक्निकली समझती, लेकिन ना अमिताभ पर अलग से कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अमिताभ ने इतने किरदारों को जी दिया है और इतने तरीके से पर्दे पर उसको उभारा है कि हमेशा लगता है कि इस बार वो क्या नया करेंगे। तो लेकिन आप फिल्म देखते हुए द्वारिका के किरदार में आप साफ दिखता है कि वो किस ढंग से इसको एक नई ऊंचाई देते हैं वो, और ज़्यादा उनके जो संवादों के लिए वो मशहूर माने जाते हैं, वैसे बहुत सारे संवाद भी नहीं हैं, न कन्फ्रंटेशन के संवाद हैं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो विरोध करते हैं अजय का, या बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अजय का स्वागत भी करते हैं वो। लेकिन अजय के साथ ही उनके सीन बहुत अच्छे बन के आए हैं। एक आध सीन और भी हैं जो 2-3 सीन जो याद करने लायक हैं। जब वो सुमित्रा सुबक रही है अपने कमरे में अकेले, और जब वो जाते हैं उसका चादर ठीक करते हैं या उसको सहलाते हैं प्यार से, वो एक ससुर और बहू या कह लें बाप बेटी का एक रिलेशन डेवलप होता है, जहाँ पे बेटी अकेली अचानक पड़ जाती है तो कैसे बाप उसका सहारे में आता है, वो सीन। या फिर जब अपने बेटों को याद करते हुए वो जहाँ एक्सीडेंट हुआ सड़क पर यहाँ जाते हैं, वो ऐसे लगता है सहला रहे हैं बच्चे को। तो वो एक आध सीन है जो निश्चित रूप से निर्देशक की कल्पना है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। लेकिन हाँ, एक खास गाने की बात करना चाहूँगी, वो जो करीना कपूर और अजय देवगन पर फिल्माया गया है।
उसमें जो लाइटिंग और जिस तरीके से, चूँकि ये बहुत गंभीर फिल्म थी तो इसमें गाने की एक तो गुंजाइश कम थी, लेकिन उसमें गाना डालना और उसे इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज करना, ये मुझे अच्छा लगा। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ गाने की ज़रूरत थी? हाँ, गाने को उस तरीके से देखें, अगर फिल्माने के हिसाब से देखें और एक इंडिविजुअल गाने के तौर पर देखें तो निश्चित रूप से वो बेहतर तरीके से शॉट की हुई फिल्म गाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, कुछ दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए कि उनका एक रोमांटिक सॉन्ग रखा जाएगा जहाँ पे कुछ बहुत ही प्रिय और आलिंगन और चुम्बन वाले दृश्य होंगे, तो ऐसा करने के लिए शायद वो क्रिएट किया गया। लेकिन फिल्म की कहानी जैसी है और जो ऊर्जा फिल्म में है वो ऊर्जा बाधित होती है उससे। मुझे लगता है कि वो फिल्म में अगर ना भी रहता या बहुत छोटा करके दिखा के निकाल, बेसिकली उनको दोनों के प्रेम को दिखाना था, उस प्रेम के दिखाने के लिए उस गाने का सृजन किया गया था। हिंदी फिल्मों में ये परिपाटी चली आ रही है कि प्रेम को दिखाने के लिए फिर दृश्यों, क्योंकि हम प्रेम कैसे दिखाएं ये एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदी फिल्मकारों की। कि दो व्यक्तियों के बीच प्रेम हुआ तो उस प्रेम के लक्षण क्या है, तो वो लक्षण ना दिखाने में असमर्थ होने की वजह से लोग गाने दिखा देते हैं। गाने दिखा देते हैं तो रोमांस एस्टैब्लिश हो जाता है। तो बेसिकली प्रेम एस्टैब्लिश करने का ये तरीका है। प्रकाश झा ने एक बतौर निर्देशक एक बार फिर अपने आप को साबित किया है। प्रकाश झा ऐसी ही फिल्में बनाते रहे, इसलिए उनके लिए तो कोई रिस्क नहीं था। और जहाँ तक जो एक मेन स्ट्रीम मसाला फिल्मों का दौर है वो चलता रहेगा। चेन्नई एक्सप्रेस लेटेस्ट था, उसके बाद से धूम 3 आएगी, वो भी ऐसी ही फिल्म है। तो वो फिल्मों का दौर चल, लेकिन क्या इसकी वजह से ऐसी कोशिशें रोक देनी चाहिए? नहीं रोकनी चाहिए। और प्रकाश झा जैसे फिल्मकारों का समर्थन होना चाहिए, उनकी फिल्में देखी जानी चाहिए, तभी इस तरह की फिल्मों को बनाने का एक जज्बा निर्देशक निर्माता के मन में आएगा। और प्रकाश झा उस कड़ी में थोड़ा एक कदम आगे आते हैं। और जैसे कहा जाता है और हम मानते भी हैं कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं। और प्रकाश झा, जैसे कि अजय जी ने कहा कि वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में बनाते हैं, तो वो फिर एक फिल्म लेकर आए जिसमें उन्होंने सत्य का आग्रह किया। अब यह आग्रह कहाँ तक पहुँचता है, जनता तक या प्रशासन तक भी पहुँचता है? हम इस उम्मीद में रहेंगे कि ज़रूर उन तक पहुँचे, उन गलियारों तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने के लिए इसे बनाया गया है। अगले हफ्ते फिर एक फिल्म लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।